राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेलर्स की क्या ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज ऑफ बेलर। तो सेक्शन 150 में बताया गया है कि बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड, यानी कि जो भी गुड्स वो बेली को दिया जा रहा है बेलर द्वारा, तो अगर उस गुड्स में कोई भी फॉल्ट है, कोई भी कमी है, तो उसको डिस्क्लोज करना, उसको बताना जरूरी है। बेलर अपनी कार अगर जो है बेली को दे रहा है, तो वहां पर बेलर को बताना होगा कि कार में क्या क्या दिक्कतें हैं, जिससे कि बेली को पता रहे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो कार को यूज करे। अब सपोज करें कि कार का कोई टायर पंचर है, तो वहां पर इस चीज को बताना होगा बेली को कि कार का टायर पंचर है, फिर कार में हवा कम है, या फिर कार में जो है डीजल कम है या पेट्रोल कम है, जो भी फॉल्ट्स हैं, या फिर ब्रेक जो है सही से काम नहीं कर रहा, इस चीज को डिस्क्लोज करना होगा, जिससे कि बेली को कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर डिस्क्लोज नहीं किया और बेली को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर बेली को कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज द नॉन डिफेक्ट्स इन द गुड्स। गुड्स में जो भी डिफेक्ट्स हैं और वो बेलर को पता है, तो उसको बेली को बताना जरूरी है। इफ द बेलर फेल्स टू डिस्क्लोज सच डिफेक्ट एंड एज अ रिजल्ट इफ द बेली सफर्स फ्रॉम एनी लॉस, द बेलर शुड कंपनसेट द बेली फॉर सच लॉस। यानी कि बेलर को वो डिफेक्ट्स पता थे, और लेकिन तब भी जो है बेलर ने बेली को बताया नहीं गुड्स को डिलीवर करते हुए, तो इस केस में अगर बेली को कोई भी नुकसान होता है उसकी वजह से, तो बेलर को उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा बेली को। तो बेली का जो भी नुकसान हुआ होगा उस फॉल्ट की वजह से, तो उसके लिए बेलर को जो है वहां पर कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी दो केस बनता है कि जो बेलमेंट है वो ग्रेटिट्यूअस है या फिर बेलमेंट नॉन ग्रेटिट्यूअस है। तो अगर बेलमेंट ग्रेटिट्यूअस है, तो इफ द बेलर फेल्स टू डिस्क्लोज सच डिफेक्ट, देन बेलर इज लायबल टू इंडेमनिफाई बेली फॉर सच लॉस। ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या होता है कि आप अपनी इच्छा से जो है किसी को दे रहे हो, यानी कि यहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है। जैसे कि आपने अपने डॉग जो है किसी के यहाँ पर छोड़ के 3-4 दिन के लिए घूमने जा रहे हो, या फिर आप अपनी कार किसी और को दे रहे हो कि आप इसको रखिएगा, हम जब वापस आएंगे तो हम आपसे अपनी कार वापस ले लेंगे, तो ग्रेटिट्यूअस हो गया। वहीं पर नॉन ग्रेटिट्यूअस जहां पर उसके बदले आपको कंसिडरेशन मिलता है, आप कार रेंट पे दे रहे हो किसी को, तो ये क्या हो गया, नॉन ग्रेटिट्यूअस हुआ। तो अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, तो अगर बेलर जो है फेल होता है कोई भी कमी को बताने में, डिस्क्लोज करने में बेली को, तो उस केस में जो भी बेली को नुकसान होगा उसको इंडेमनिफाई करना होगा। और नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में भी क्या है कि इफ द बेली सफर्स एनी लॉस ड्यू टू एनी डिफेक्ट इन द गुड्स, द बेलर इज लायबल टू इंडेमनिफाई बेली फॉर सच लॉस वेदर ही नोज दोज डिफेक्ट और नॉट। अगर नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, तो उस केस में इसमें बेलर को चाहे वो डिफेक्ट पता हो चाहे ना पता हो, अगर कोई भी नुकसान हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, तो बेली को वो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये ड्यूटी ऑफ बेलर है कि बेलर द्वारा जो भी गुड्स बेलमेंट पे दिया जा रहा है बेली को, उस गुड्स में जो भी फॉल्ट है उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। नेक्स्ट सेक्शन है 158। ये है ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। तो यानी कि ये बेलर की ड्यूटी होती है कि जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उसको पे करे बेली को। अब बेलर ने अपना सामान जो है बेली को दे दिया है, अब बेली को उस सामान के रख रखाव में हो सकता है कि कुछ खर्चा आया हो। यानी कि सपोज करिए कि बेलर ने अपना डॉग जो है बेली को दिया, तो अब डॉग को खिलाने के लिए जो है वहां पर पैसा लगेगा, साथ ही साथ डॉग अगर बीमार हो गया तो उस केस में भी जो है उस पर खर्चा आएगा। तो जो भी खर्चा आ रहा है उसके लिए जो है बेलर पे करेगा बेली को। द बेलर मस्ट repay to the bailey all the necessary expenses which the bailey has already incurred for the purpose of bailment in case of gratuitous bailment। यानी कि अगर gratuitous bailment है, यानी कि आपने अपनी इच्छा से जो है किसी और को अपना चीज दिया है और उसके लिए जो भी खर्चा आया है, तो उस केस में आपको पूरा का पूरा वहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, द बेलर इज लायबल टू रिपे द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ उसी के लिए पे करना है। अगर ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, तो उस केस में सभी एक्सपेंसेस को पे करना है। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस होंगे सिर्फ उसके लिए पेमेंट करना होगा बेलर को। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझिए। सपोज कि मिस्टर ए हैं, उन्होंने अपना डॉग जो है मिस्टर बी को डिलीवर किया। अब जब मिस्टर ए ने डॉग को बी को डिलीवर कर दिया, तो बी को 100 रुपए उसको खाने खिलाने में लगे और 200 रुपए का उसके ऊपर मेडिकल एक्सपेंस आ गया। क्लियर, 100 रुपए का खाना खिलाया और 200 रुपए का वहां पर मेडिकल एक्सपेंस आ गया जब बीमार हुआ था डॉगी। तो इस केस में जो है, अगर ये नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट था, तो उस केस में मिस्टर ए जो कि बेलर हैं, उनको 300 रुपए यानी कि 100 रुपए फीडिंग का और 200 रुपए मेडिकल एक्सपेंस का टोटल
₹300 जो है मिस्टर बी को पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर ये नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट था तो इस केस में मिस्टर ए जो बेलर हैं उनको ₹200 सिर्फ जो है मिस्टर बी को देना होगा, यानी कि बेली को देना होगा। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं सिर्फ उसी के लिए पेमेंट होगा नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या था कि डॉग डॉग जो है वो बीमार हो गया तो उस पे ₹200 का खर्चा अलग आ गया, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस था। क्लियर? तो इस केस में जो है सिर्फ ₹200 ही पे करना पड़ेगा बेलर द्वारा बेली को। नेक्स्ट जो ड्यूटी है दैट इज ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। सेक्शन 159 में इसको डिस्कस किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो अगर इफ द लॉस कॉज टू द बेली ड्यू टू प्रीमेच्योर टर्मिनेशन इज मोर देन द बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय द बेली, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू कंपनसेट द बेली फॉर सच एन एक्सेस लॉस। यानी कि अगर जो बेलर है वो जो है जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि जो बेलमेंट है उसको प्रीमेच्योर जो है टर्मिनेट कर देता है, पहले ही समय से पहले ही टर्मिनेट कर देता है, और इसकी वजह से अगर बेली को कोई लॉस हो रहा है तो उसके लिए जो है बेलर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, यानी कि बेलर को बेली के लॉस के लिए पेमेंट करना होगा। वहीं पर जो नेक्स्ट ड्यूटी है बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, सेक्शन 164 में डिस्कस किया गया है कि इफ द बेलर डज नॉट हैव एनी टाइटल टू डिलीवर द गुड्स टू द बेली ही वुड बी लायबल टू इंडेमनिफाई टू द बेली फॉर एनी लॉस व्हिच द बेली हैज पेड टू द ओरिजिनल ऑनर। यानी कि सपोज करिए कि मिस्टर ए हैं, उन्होंने मिस्टर बी को अपनी कार दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि मिस्टर ए जो है वो ऑनर थे ही नहीं कार के, मिस्टर सी हैं कार के ऑनर। तो इस केस में मिस्टर बी को मिस्टर सी को कुछ पेमेंट करना पड़ गया। तो अब जो है मिस्टर बी यानी कि जो बेली है वो बेलर यानी कि मिस्टर ए से जो है उसके लॉस के लिए वहां पर भरपाई के लिए उसको ऊपर केस कर सकता है, डिमांड कर सकता है। क्लियर? इसी तरीके से इफ द बेलर wrongfully refuse to receive back the goods he shall be liable to pay necessary expenses incurred by the bailiff for keeping these goods safely। तो यानी कि टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, अब टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी जो है बेलर गुड्स को वापस नहीं ले रहा है, गुड्स को वापस नहीं ले रहा है, तो ऐसे केस में बेली द्वारा उस गुड्स को रखने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उसके लिए बेलर को भरपाई करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने अपना डॉग मिस्टर वाई को 10 दिन के लिए दिया था। जब 10 दिन कंप्लीट हो गए तो मिस्टर एक्स ने रिफ्यूज कर दिया उसको वापस लेने से। क्लियर? और मिस्टर वाई ने जो है उसको 5 दिन और रखा अपने पास, फिर 5 दिन बाद यानी कि 15 दिन बाद जो है मिस्टर एक्स ने उसको रिसीव किया। तो अब जो है मिस्टर वाई को 500 रुपए उसको एक्स्ट्रा लग गए 5 दिन रखने के लिए। तो ऐसे केस में मिस्टर एक्स को अब 500 रुपए और देना पड़ेगा मिस्टर वाई को। क्लियर? तो यानी कि अगर जो टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया गया है उस टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीट होने पर अगर बेलर जो है गुड्स को रिसीव नहीं करता है तो जो भी एक्स्ट्रा टाइम रखने का कॉस्ट आएगा वो बेलर को पे करना पड़ेगा बेली को। क्लियर? नेक्स्ट जो ड्यूटी है दैट इज इट इज द ड्यूटी ऑफ बेलर टू बियर द रिस्क ऑफ लॉस डिटेरियोरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द थिंग्स बेल्ड प्रोवाइडेड दैट बेली हैज टेकन रीजनेबल केयर टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम लॉस। यानी कि बेली ने अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखा था सामान का, लेकिन फिर भी बाई नेचर जो है वहां पर कुछ डिटेरियोरेशन होता है या डिस्ट्रक्शन होता है चीजों का, तो उस केस में बेलर की वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बेलर को वो रिस्क वो लॉस जो है वो बियर करना पड़ेगा। जैसे कि अब आपने आयरन का कोई चीज वहां पर बेली को दिया था, तो आयरन की चीज है रखे रखे उसमें जंग लग जाता है, तो अब यहाँ पर क्या है कि रीजनेबल केयर लिया था बेली ने, लेकिन फिर भी जो है वहां पर थोड़ा बहुत जंग लग गया था, तो ऐसे केस में जो भी लॉस होगा वो बेलर को बियर करना पड़ेगा, बेली की वहां पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। क्लियर? अब बात कर लें ड्यूटीज ऑफ बेली की। तो बेली कौन हो गया? वो पर्सन जिसको गुड्स डिलीवर किया गया है। तो बेली के पास गुड्स डिलीवर किया है बेलर ने, तो अब बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है उस गुड्स का ध्यान रखे, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। अगर आपने कार रेंट पे लिया है तो आपको कार को ऐसे ध्यान रखना है जैसे कि वो आपकी खुद की कार हो। ये नहीं कि आपने कार रेंट पे लिया तो किसी भी तरीके से उसको रफली आप चलाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो सेक्शन 151 और 152 में इसको डिस्कस किया गया है। द बेली शुड टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स विच आर इन हिज पोजेशन। तो बेली के पास जो भी गुड्स उस वक्त हैं उसको जो है उसका ध्यान रखना है, रीजनेबल केयर उसका लेना है। द डिग्री ऑफ केयर रिक्वायर्ड बाय द बेली सिमिलर टू दैट ऑफ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक ऑफ हिज ऑन गुड्स अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसेस। यानी कि सेम सर्कमस्टांसेस में आप अपने गुड्स का जिस तरीके से ध्यान रखते उसी तरीके से आपको जो है जो आपके पास बेलमेंट पे गुड है उसका ध्यान रखना है। बीइंग अ बेली आपको अगर किसी और का सामान आपके पास है तो उसको उसी तरीके से ध्यान रखना है जिस तरीके से आप अपने सामान का ध्यान रखते। क्लियर? इफ ही हैज टेकन सच केयर ही इज नॉट लायबल इवन इफ द गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज। यानी कि अगर उसने उस तरीके से रखा जैसे वो अपने सामान को खुद रखता और उस केस में
अगर कोई लॉस होता है या डैमेज होता है तो उस केस में वो लायबल नहीं होगा, यानी कि बेली को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने सामान की तरह ही उसको रखा था लेकिन फिर भी लॉस या डैमेज हो गया है। ही इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर डिस्ट्रक्शन और द लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि भूकंप आ गया या फिर जो है वहां पर सुनामी आ गई, उसकी वजह से कोई नुकसान होता है तो भी उस केस में बेली को वहां पर कोई भी भरपाई नहीं करनी पड़ेगी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी तरफ से जो है ध्यान रखा था, अपने सामान की तरफ ध्यान रखा था, लेकिन अब वहां पे एक्ट ऑफ गॉड है तो वहां पर जो है उसको कुछ नहीं कर सकता है। क्लियर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट ड्यूटी है दैट इज नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, सेक्शन 153 और 154 में इसको बताया गया है। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि जिस पर्पज के लिए आपने गुड्स को लिया है, यानी कि आपको जिस पर्पज के लिए बेलर ने गुड्स दिया है उसी पर्पज के लिए आपको यूज करना है, अदरवाइज आपको गुड्स को यूज नहीं करना है, अनऑथराइज पर्पज के लिए आपको गुड्स को यूज नहीं करना है। क्लियर। अब सपोज करें कि आपने ए से कार हायर किया बनारस जाने के लिए, और फिर आप क्या है बनारस न जाने की बजाय आप दिल्ली चले गए और फिर कार डैमेज हो गई, तो इस केस में फिर अब बी को, यानी कि जो बेली है उसको बेलर को वहां पर पेमेंट करना पड़ेगा जो भी डैमेजेस हुए हैं। क्लियर। द बेली शुड नॉट यूज द गुड्स फॉर एन अनऑथराइज्ड पर्पज, अनऑथराइज्ड पर्पज के लिए आपको गुड्स यूज नहीं करना है, जिस पर्पज के लिए आपको गुड दिया गया है उसी पर्पज के लिए यूज करना है। ही कैन यूज द गुड्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेलमेंट, तो बेलमेंट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसको गुड्स को यूज करना है। इफ द बेली मेक्स एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स ही शैल बी लायबल फॉर एनी लॉस ऑन एनी अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, यानी कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज हुआ गुड्स का तो उस केस में बेली को वहां पर पेमेंट करना होगा बेलर को। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल ए हायर्स कार फ्रॉम बी टू गो Varanasi, but A goes to Delhi and even taking reasonable care, car damages due to accident, then A has to compensate to B for the damages। तो A ने है B से कार हायर किया बनारस जाने के लिए, लेकिन ए जो है वो दिल्ली चला गया है, वो ए कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया, उसने कार को पूरी तरीके से ध्यान रखा फिर भी जो है वहां पर डैमेजेस आ गए एक्सीडेंट की वजह से, तो अब जो है ए को बी को कंपनसेट करना पड़ेगा। क्लियर। डैमेजेस के लिए। तो ये जो है ये ड्यूटी सेक्शन 153 और 154 में कहा गया है। तो 154 में एक चीज और कही गई है कि द बेलर में टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, यानी कि अगर जो बेली है उसने इनकंसिस्टेंट यूज किया, यानी कि अनऑथराइज्ड पर्पज के लिए गुड्स को यूज किया, तो उस केस में बेलर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाएगा बेलर के ऑप्शन पे। तो ये सेक्शन 154 में कहा गया, यानी कि आप जो है कॉन्ट्रैक्ट को वहीं खत्म कर सकते हैं। क्लियर। अगर आपको लगता है कि बेली ने अनऑथराइज्ड यूज किया है गुड्स का। नेक्स्ट जो ड्यूटी है दैट इज नॉट टू मिक्स द गुड्स, सेक्शन 155, 156 और 157 में इस बात को कहा गया है, यानी कि बेलर ने जो भी गुड्स आपको दिया है उसको आपको यानी बेली को जो है अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना है जब तक कि बेलमेंट के टर्म एंड कंडीशन में ये चीज लिखा ना हो। अगर बेलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज लिखा है कि आप मिक्स करके कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे फिर उसमें हम शेयर करेंगे तो अलग चीज है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो आपको यानी कि बेली को अपने गुड्स के साथ बेलर के गुड्स को मिक्स नहीं करना है। इफ द बेली with the consent of the baler mixes the goods of the baler with his own goods, the baler and bailey shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced, यानी कि अगर बेलर और बेली ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही किया था बेलमेंट का कि वो जो है अपना सामान जो है मिक्स करेंगे और मिक्स करके जो आएगा उसमें जो है अपना अपना हिस्सा ले लेंगे, तो फिर उस केस में वहां पर मिक्स किया जा सकता है। ये सेक्शन 155 में है, यानी कि 50% बेलर ने दिया, 50% बेली का अपना सामान था, तो बेलर के 50% को बेली ने अपने 50% के साथ मिक्स कर दिया, उसके बाद जो बना उसमें 50% जो है बेलर का हिस्सा होगा और 50% बेली का हिस्सा होगा। क्लियर। लेकिन इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, बिना बेलर के कंसेंट के बेली जो है वो मिक्स कर देता है गुड्स को, तो ऐसे केस में दो केस बनेगा। अगर मिक्स हो गया है और अगर वो सेपरेट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है मिक्स होने के बाद, तो उस केस में बेली जो है वो सभी खर्चे उठाएगा सेपरेट करने का, डिवाइड करने का जो भी खर्चा आएगा और उसकी वजह से जो भी डैमेजेस होगा उसके लिए भरपाई करना पड़ेगा बेली को। क्लियर। यानी कि बेली ने बिना बेलर के कंसेंट के वहां पर क्या किया, बेलर के गुड्स को बेली के गुड्स को मिक्स कर दिया। अब ऐसे केस में अगर वो सेपरेट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि उनको अलग अलग किया
जा सकता है तो जो भी खर्चा अलग करने का आएगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली के पास होगा, और अगर उसकी वजह से कोई डैमेजेस भी होता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बेली की होगी एज पर सेक्शन 156। वहीं पर अगर इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मेक्स द गुड ऑफ द बेलर विथ हिज ओन गुड्स in such manner that it is impossible to separate the goods bailed from the other goods and deliver them back। तो ऐसे केस में बेलर के पास ये राइट होता है कि वो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे, चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर ले, और साथ ही साथ जो भी लॉस या डैमेज हो रहा है उसके लिए वो क्लेम भी कर सकता है। सेक्शन 157 में इस चीज को डिस्कस किया गया है। क्लियर। तो अगर मिक्सिंग ऑफ गुड्स होता है बेली द्वारा, तो अगर बेलर के कंसेंट से होता है मिक्सिंग तो वहां पर वो अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। अगर बेलर के कंसेंट के बगैर मिक्सिंग होता है और वहां पर अगर सेपरेट किया जा सकता है तो सेपरेशन का जो भी खर्चा आएगा और जो भी उसकी वजह से डैमेज हुआ है उसका लॉस जो है वो बेली को उठाना पड़ेगा। वहीं पे अगर सेपरेशन नहीं होता है, यानी कि बेली ने बिना बेलर के कंसेंट के मिक्स कर दिया और अब उसको जो है सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में बेलर के पास ये राइट है कि वो रिफ्यूज कर देगा डिलीवरी लेने से, और साथ ही साथ जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए बेली से भरपाई लेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो ड्यूटी है दैट इज टू रिटर्न द गुड्स। सेक्शन 160 एंड 161 में इसको डिस्कस किया गया है। तो भाई बट ऑब्जर्व होता है कि बेली ने बेलर का गुड्स लिया है, बेली के पास बेलर का गुड्स है ना, तो जब वो टाइम पीरियड या फिर जो पर्पस था वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद बेली को गुड्स को वापस कर देना है बेलर को। ठीक है। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स विदाउट वेटिंग फॉर डिमांड फ्रॉम बेलर इफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज एक्सपायर्ड और द पर्पज स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अकम्प्लिश्ड। तो सेक्शन 160 में कहा गया है कि अगर जिस भी पर्पज के लिए बेली के पास गुड्स था या फिर जिस भी टाइम पीरियड के लिए बेली के पास गुड्स था वो टाइम पीरियड या वो पर्पज कंप्लीट हो जाता है तो बेली को अपने आप जो है बेलर को गुड्स वापस कर देना है बिना बेलर के कहे। क्लियर। अगर वो टाइम पीरियड या फिर पर्पस कंप्लीट हो गया है। लेकिन इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न देन द बेली शैल बी लायबल फॉर एनी लॉस और डैमेज इवन इफ सच लॉस इज कॉज्ड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द बेली और ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड और अदर अनअवॉइडेबल रीजन। सेक्शन 161 में कहा गया है कि अगर टाइम पीरियड पूरा हो गया, पर्पस पूरा हो गया, उसके बाद भी बेली ने बेलर को गुड्स वापस नहीं किया तो उस केस में कोई भी नुकसान होगा, कोई भी डैमेज होगा, चाहे वो जानबूझकर हो चाहे वो अनजाने में हो, उन दोनों ही केस में जो है वहां पर बेली को भरपाई करना पड़ेगा बेलर को। क्लियर। आप सपोज करें कि आपने कार लिया, कार जो है आपने लिया था 12 जनवरी तक, 12 जनवरी डेट ओवर हो गई, अब जो यहाँ पर 15 जनवरी हो गई, अभी तक जो है बेली ने बेलर को कार वापस नहीं की, और ऐसे में क्या हुआ कि भूकंप आया, फिर सुनामी आई और वहां पर कार डैमेज हो गई। तो ऐसे में जो भी कार का डैमेज हुआ है वहां पर बेली को भरपाई करना पड़ेगा बेलर को, तो पूरी कार की कीमत वहां पर चुकानी पड़ेगी बेलर को। क्यों? भले उसने ध्यान रखा चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड था, लेकिन बेलर को वापस कर देना चाहिए था जैसे ही पर्पज हुआ था, जैसे ही टाइम कंप्लीट हो गया था, लेकिन बेली ने 12 जनवरी टाइम था लेकिन 15 जनवरी तक उसने वापस नहीं किया था, तो ऐसे केस में जो भी नुकसान होगा वो बेलर को भरपाई करना पड़ेगा बेली द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट जो ड्यूटी है दैट इज रिटर्न एंड एक्रीशन फ्रॉम द गुड्स। सेक्शन 163 में कहा गया है भाई कई बार होता है कि बेलर ने जो सामान दिया है बेली को वो सामान जो है ग्रो करता है, वो सामान ग्रो कर रहा है, तो ऐसे केस में जो है वहां पर बेली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आया है उस गुड्स से वो बेलर को वापस करे। अब जैसे कि सपोज करें कि बेलर ने अपनी गाय जो है बेली के पास रखी थी, गाय ने बच्चा जन्म दिया, काफ दिया, अब जो है जब बेली वापस करेगा तो ये नहीं कि सिर्फ गाय देगा, गाय के साथ उस बच्चे को भी वापस करना पड़ेगा बेलर को। क्लियर। द बेली इज बाउंड टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑकर्ड फ्रॉम गुड्स बेल्ड। तो जो भी गुड्स उसके पास रखा गया है एज अ बेलमेंट, तो उसके लिए जो है जो उससे जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा उसको बेलर को वापस करना है। एग्जांपल हमने देख लिया। नेक्स्ट जो है नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल। कई बार क्या होता है कि किसी दूसरे का सामान आपके पास रखा है, बेली के पास रखा है, अब बेली जो है किसी तीसरे को यह बताता है कि वो उसका ओनर है या फिर किसी तीसरे को उसका ओनर बना देता है, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। बेली यानी ही मस्ट नॉट सेटअप हिज ओन टाइटल और अ थर्ड पार्टीज टाइटल ऑन द गुड्स बेल्ड टू हिम, यानी कि ऐसा कोई सामान जो कि उसको उसके पास एज अ बेलमेंट रखा हुआ है तो उस गुड्स को ना ही उसको अपने नाम पे बताना है ना ही किसी थर्ड पार्टी के नाम पे उसको दिखाना है। ये ड्यूटी है बेली की। क्लियर। अब बात कर लें राइट्स की, तो सबसे पहले राइट्स ऑफ बेलर। तो देखिए सेक्शन 153 में कहा गया है कि राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, ये जो है बेलर के पास राइट होता है कि अगर अनएथोराइज्ड मैनर में अनएथोराइज्ड पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है जो गुड्स है, तो उस केस में ये बेलर की राइट होती है कि वो बेलमेंट को वहां पर टर्मिनेट कर सकता है, और इसकी वजह से जो भी लॉस होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो भी लॉस होगा, बेली को उसके लिए भरपाई करना पड़ेगा। तो इफ द बेली यूजेस द गुड्स इन एन अनऑथराइज्ड मैनर
द बेलर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द बेलमेंट। इन सच एन इवेंट द बेली कैन नॉट sue the बेलर फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे केस में जो बेली है वो बेलर के ऊपर केस भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बेली की गलती थी, उसने अनऑथराइज्ड मैनर में अनऑथराइज्ड पर्पस के लिए जो है वहां पर गुड्स को यूज किया। क्लियर। इसी तरीके से जो नेक्स्ट राइट है दैट इज राइट टू क्लेम डैमेजेस और कंपनसेट, यानी कि बेली द्वारा अगर कोई भी नुकसान होता है, बेली द्वारा कोई भी नुकसान होता है या फिर अनऑथराइज्ड पर्पस की वजह से कोई जो है नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, तो उस केस के लिए जो है वहां पर डैमेजेस के लिए क्लेम किया जा सकता है, बेलर द्वारा कंपनसेशन मांगा जा सकता है बेलर द्वारा बेली से। तो इफ द बेली हैज नॉट टेकन रीजनेबल केयर, द बेलर हैज अ राइट टू क्लेम द डैमेज फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन और डेटोरेशन ऑफ द गुड्स बेल्ड। यानी कि बेलर ने आपको अपनी कार दी बेली को, और बेली ने उसका सही से ध्यान नहीं रखा, बेली जो है ड्रिंक करके कार चला रहा था, कार का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसे केस में बेलर के पास ये राइट होता है कि वो बेली से पूरा कंपनसेशन मांगे, डैमेजेस का पूरा खर्चा वहां पर मांगेगा। नेक्स्ट जो राइट है दैट इज राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर, यानी कि बेली ने अगर कोई भी गलत काम किया है तो उसकी वजह से कोई भी नुकसान बेलर को हुआ है तो उसके लिए जो है वो केस कर सकता है। सेक्शन 180 और 181 में कहा गया। अब सपोज करिए कि बेली ने बिना बेलर के कंसर्न के जो है गुड्स को मिक्स कर दिया, अब जो है उसको सेपरेट भी नहीं किया जा सकता, और ऐसे केस में नुकसान हो गया वहां पर बेलर का भी, तो ऐसे केस में जो भी नुकसान हो रहा है उसके लिए जो है बेलर सूट कर सकता है अगेंस्ट बेली। क्लियर। नेक्स्ट जो राइट है दैट इज राइट टू डिमांड बैक द गुड्स। यहां पर क्या है कि बेलर ने अपना सामान कुछ पर्पज के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है बेली को दिया था, तो जैसे ही वो टाइम पीरियड या फिर पर्पज कंप्लीट होता है तो बेलर का ये राइट बनता है कि वो अपना सामान वापस ले बेली से। द बेलर हैज a right to demand return of goods after the completion of the purpose और after the expiry of period of bailment। क्लियर। तो ये जो है बेलर्स के राइट हो गए कि वो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकता है अगर अनऑथराइज यूज हो रहा है, जो भी डैमेजेस या फिर हो रहे हैं तो उसके लिए कंपनसेट मांग सकता है, क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए। वहीं पर अगर कोई रॉन्ग डूअर हो रहा है बेली द्वारा तो उस केस में उसके लिए सूट कर सकता है, और जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाए, कंप्लीशन जो हो जाए पर्पज का, तो उस केस में जो है वो अपने गुड्स को डिमांड कर सकता है कि वो वापस किया जाए उसको। क्लियर। वहीं पर हम बात कर लें बेली की राइट्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट टू क्लेम डैमेजेस। सिमिलरली अगर बेली को कोई नुकसान होता है बेलर की वजह से, तो बेली के पास ये राइट होता है कि वो जो भी डैमेजेस हुए हैं उसके लिए वो क्लेम करे। सेक्शन 150 में कहा गया है राइट टू क्लेम रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। बेली द्वारा जो भी खर्चा उठाया गया है, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस है ग्रेटिट्यूस के केस में, तो उसके लिए जो भी खर्चा आया है उसके लिए बेलर से वो क्लेम कर सकता है बेलर से। राइट टू बी इंडेमनिफाइड इन केस ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूस बेलमेंट। अगर ग्रेटिट्यूस बेलमेंट था और वहां पर जो है पहले ही उस बेलमेंट को खत्म कर दिया जाता है और इसकी वजह से कोई अगर लॉस होता है तो बेली के पास ये राइट होता है कि वो बेलर से इंडेमनिफाई मांग सके, यानी कि उससे जो है लॉस की भरपाई करवा सके। राइट टू रिकवर लॉस इन केस ऑफ बेलर्स डिफेक्टिव टाइटल, यानी कि बेलर के पास उस गुड्स का टाइटल नहीं था लेकिन फिर भी जो है बेलर ने बेली को जो है वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया और इसकी वजह से बेली को कुछ नुकसान होता है, तो वहां पर बेली के पास ये राइट होता है कि जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करवाए बेलर द्वारा। राइट टू रिकवर लॉस इन केस ऑफ बेलर्स रिफ्यूजल टू टेक द गुड्स बैक। बेल टाइम पूरा हो गया, पर्पज पूरा हो गया, बेली जो है बेलर को गुड्स देने को तैयार है लेकिन बेलर जो है गुड्स ले नहीं रहा है, तो ऐसे केस में जो भी एक्स्ट्रा खर्चा आएगा, जो भी लॉस होगा, वो उसके लिए राइट होता है बेली के पास कि वो बेलर से उसकी डिमांड कर सके। राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी वन ऑफ द ज्वाइंट बेलर, यानी कि अगर दो लोग हैं गुड्स को डिलीवर करने के लिए, दो लोग हैं, बेली को दो लोगों ने मिलकर गुड्स को डिलीवर किया है, तो बेली के पास राइट होता है कि वो दोनों में से किसी को भी जो है गुड्स रिटर्न कर सकता है। राइट टू डिलीवर गुड्स टू बेलर इन केस ऑफ बेलर्स डिफेक्टिव टाइटल। यहां पर क्या होता है कि अगर बेली को पता चलता है कि बेलर्स के पास डिफेक्टिव टाइटल है, बेलर के पास जो है वहां पर टाइटल नहीं है गुड्स का, तो इस केस में ये बेली के पास राइट होता है कि वो गुड्स को वापस कर दे बेलर को। क्लियर। अगर डिफेक्टिव टाइटल है गुड्स का, तो ये जो है बेली के राइट्स होते हैं। तो होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।